हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द न्यूक्लियस केमिस्ट्री क्लासेस। माई सेल्फ अरुण कुमार। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि हम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, है ना, जो नरेंद्र अवस्थी कुछ सीट्स, है ना, जिनके मैंने सवाल उठा रखे हैं, जो बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल्स पे हैं और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे कुछ सवाल मैंने करवाए थे, है ना, जो जेई के पूछे हुए थे। आज जो हम कुछ क्वेश्चंस डील करने जा रहे हैं वो कुछ एटम, मॉलिक्यूल, है ना, जो कुछ जेई 1991 कुछ बेसिक्स हैं, है ना, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने आज कवर कर रखा है। तो देखते हैं कैसा रहता है आज का लेक्चर। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना, आ जाओ। पहला सवाल से हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस काफ़ी शानदार है ना। लिखो, बोला है 19.7 kg ऑफ गोल्ड। क्या बोल रहा है? 19.7 kg ऑफ गोल्ड वाज रिकवर्ड, है ना। मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, लिखते चलो। 19.7 kg ऑफ गोल्ड वाज रिकवर्ड फ्रॉम ए स्मगलर। हाउ मेनी एटम्स ऑफ गोल्ड वेयर रिकवर्ड, है ना। एक लुटेरा है जिसने कुछ सोना चुराया है, ठीक है। अब वो सोना केजी में चुराया है, लेकिन वो पूछ रहा है कि बताओ अगर एटम्स में काउंट करना हो तो बताओ उसने कितने एटम्स को चुराया है। तो यार अगर तुम किसी चोर से पूछो कि तूने कितने एटम चुराया तो मजाक करने लायक हो जाएगा, है कि नहीं। अगर बात समझी जाए, यहाँ पे बोला क्या है तो सुनो। बोल ये रहा है कि एक स्मगलर है जिसने, है ना, गोल्ड चोरी किया है। कितना केजी किया है? वो दे रखा है 19.7 केजी। क्या कहते हो? 19.7 केजी। तो बोल रहा है कि बताइए कि एक्चुअली में इसने कितना एटम चोरी किया है ना। अब ये तो बात हो गई केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कि भाई बता तूने कितना एटम चोरी कर रखा है। तो अब तो ये वही चोर बता सकता है जिसके पास थोड़ा सा अकल हो, और जिसके पास थोड़ी सी अकल होगी वो चोरी क्यों करेगा। सवाल ये खड़ा होता है ना। आओ बात करते हैं इसके बारे में, किसने कितना एटम चोरी किया। तो मैंने हमेशा ये बताया, आपको सजेस्ट किया कि मोल कॉन्सेप्ट वाले जब भी सवाल आपको मिले तो हमेशा, है ना, वेट दे, नंबर ऑफ एटम्स दे, मोलिक्यूल्स दे, आयंस दे, या फिर कभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का संख्या भी दे दे, तो आप उसे हमेशा, है ना, मोल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि मोल से डील करना चीज़ें आसान होती है। तो अब खड़ा ये होता है क्वेश्चन कि भाई गोल्ड का मास यहाँ दे रखा है, अगर मैं इसे मोल निकालने जाऊँ तो मुझे गोल्ड का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, है ना। गोल्ड का तो एटॉमिक नंबर हमें मालूम है 79। तो अब इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, है ना। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है कि गोल्ड का जो एटॉमिक मास है वो है क्या है? 197। कितना रखा है? 197। तो अगर मैं मोल निकालूं किसका? गोल्ड का, तो क्या होता था? गिवन मास, है ना, डिवाइड बाई एटॉमिक मास। तो गिवन मास कितना है? 19.7। तो इसको तुम चेंज कर दो ग्राम में, तो ग्राम में ये कितना हो जाएगा? गुना कर दो 19.7 इंटू 10⁻3, यही होगा ना। केजी में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ग्राम में। तो क्या है? दिस इज 19.7, है ना। कितना है जी? 19.7 इंटू 10⁻3 ग्राम। इसको डिवाइड कर दो किससे? 79 से, सॉरी 197 से। 197 क्या है? एटॉमिक मास है। तो 197 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो तुम यहाँ देख सकते हो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, ऊपर ले जाओगे तो बेसिकली ये कितना बचेगा? 10⁻2 मोल। ओके। अब पूछा कि कितना एटम चोरी किया है, तो मैंने रोड मैप में समझाया था पिछले ही लेक्चर में कि कभी भी मोल गिवन हो तो एटम कैसे निकाल सकते हैं। तो याद रखना कि मोल किसका गिवन है? एलिमेंट का या किसी मोलिक्यूल का। तो गोल्ड क्या है? एक एलिमेंट है। तो अगर इसे मुझे नंबर ऑफ एटम चाहिए तो मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई बाई Na। तो क्या हो जाएगा? 10⁻2 Na एटम्स ऑफ गोल्ड। क्लियर है? ओके। ये बहुत ही बेसिक सा सवाल था जिसे मैंने कवर किया। कुछ और सवाल हैं जिन्हें मैं देखता हूँ, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होगी, है ना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आसान है, समझ सकते हो चीज़ों को कि कैसा है सो, है ना। ओके, तो ज़रा देखो, समझो ध्यान से इस चीज़ को, क्या बोल रहा है सो। एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, नोट करना, है ना। मैं इधर से पढ़ते चलता हूँ, आप नोट करते हुए चलना, है ना। व्हाट इज द चार्ज ऑफ 96 AMU ऑफ S-2। बेसिकली S-2 की जगह पर वो चाहे
तो सल्फाइड भी बोल सकता है। मैंने ये बेसिक में कवर किया था कि है ना आईडी किसी भी नॉन मेटल के अंत में कब आता है, एटी कब आता है, आईटी कब आता है, तो वो वहीं से लिया गया है ना। पूछ रहा है व्हाट इज द चार्ज ऑफ 96 AMU ऑफ S-2 आयन। S-2 कहने का मतलब क्या हुआ जी, 96 AMU ऑफ सल्फाइड आयन। ओके आ जाओ, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख भी देता हूँ, है ना। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द चार्ज, है ना, ऑन या चार्ज ऑफ 96 AMU ऑफ S-2। ये देखो, यही हमारे पास वो की पॉइंट है जहाँ से हम क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हैं। टोटल चार्ज पूछा है, इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ आपके लिए, है ना, समझने की कोशिश करना। ये दिया है 2 कूलम, बी में दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, सी की बात करें दिस इज 9.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, और डी में बोला है 6 कूलम। ये आपके ऑप्शन है। देखो ये है ना, ये थोड़े से टेक्निकल सवाल है, आपको फंसाएगा। सवाल में कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत लंबा है या फिर 2-4 कॉन्सेप्ट को ऐड किया हुआ है, लेकिन जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो इस सवाल को नहीं कर सकता। मैंने काफ़ी कुछ सिखाया है पिछले लेक्चर्स में, है ना, बेसिक चीज़ों पे बातें कर रखी है। तो आओ यार देखते हैं इस सवाल को। पहली बात तो समझने लायक ये है कि दिया हुआ क्या है ना। हमेशा मैंने बोला है कि जब भी क्वेश्चंस को स्टार्ट करना हो तो पहले लिख लिया करो कि जो गिवन है और जो निकालना है, तो तुम्हें एक रिलेशन समझ में आएगा। जो गिवन है और जो निकालना है दोनों में कोरिलेशन क्या है कि नहीं। तो दिया हुआ क्या है, 96 AMU ऑफ S-2, ये दिया हुआ है। क्या समझते हो तुम 96 AMU से, मैंने समझाया था आपको कि AMU इज द मास ऑफ एटम। एटम, अगर एक एटम की बात करनी होती थी या फिर एटम्स का बात करना होता था कि नहीं, 2 एटम, 10 एटम, 20 एटम, यानी एटम्स का मास हम जनरली AMU में काउंट करते थे, है कि नहीं। और वही जब एटम्स को मिलाते मिलाते हम 1 मोल के बराबर करते थे तो जनरली हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते थे। वैसे तो हाफ मोल को भी अपन ग्राम में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर बेसिकली 1 एटम, 2 एटम, 10 एटम, इनका अगर मास देखना हो या फिर लिखना हो तो अपन जनरली AMU में लिखते हैं। क्यों, क्योंकि उस छोटे से मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करने जाओगे या केजी में, तो है ना वो काफ़ी छोटा लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, AMU में लिखते हैं, ठीक है। तो अगर AMU में लिखा हुआ है तो सल्फर का अगर एक एटम की मास किया जाए, एक एटम की मास की बात की जाए तो 1 एटम ऑफ सल्फर, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इवन है, 2 से मल्टीप्लाई करो 32। तो ये 32 अगर मैं AMU लिख दूं, इसका मतलब क्या है जी कि सल्फर का एक एटम का मास है और यहाँ पे कितना दिया है 96 AMU। तो क्या हम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर निकाल सकते हैं डायरेक्ट। एटम्स ऑफ सल्फर कितना AMU दिया हुआ है 96 AMU, है ना, और एक एटम का मास कितना होता है 32 AMU। ये कितना एटम्स आ जाएगा सल्फर का, अगर डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3 एटम। देख रहे हो। अब आपसे पूछा है चार्ज बताइए, तो यहाँ कंडीशन देखो क्या किया है सब। अच्छा, मैंने बेसिक में आपको समझाया था कि NaCl को ब्रेक करते थे तो आता था Na+ और Cl-। व्हाट डू यू मीन बाई Na+? Na+ का मतलब होता था कि जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता था तो उस पर चार्ज आता था +1 यूनिट का, है ना। या फिर Cl- की बात करें, अगर एक निगेटिव चार्ज आता है, जैसे हम ये बात करते थे ना कि Cl-1 आया, इसका मतलब हमने क्या समझा था कि क्लोरीन के एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रखा है। तो क्या तुम यहाँ से ये समझ सकते हो इस कॉन्सेप्ट को कि सल्फर ने, है ना, सल्फर के एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तब ये चेंज हुआ किस तरह, S-2 में। एक एटम होता तो यानी अगर एक एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इस कंडीशन में आने के लिए। यहाँ क्या है जी 3 एटम है, देख रहे हो सल्फर के, है ना, S-2 के 96 AMU रखा है, यानी कि 3 एटम है और एक एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो 3 एटम्स ऑफ सल्फर गेन कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो कितना गेन करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सल्फर का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब S-2 में जाएगा। और हमारे पास कितना एटम है, 3 एटम है। तो सल्फर का 3 एटम जब गेन करेगा, है ना, 3 एटम जब गेन करेगा 2-2 इलेक्ट्रॉन को, तो टोटल इलेक्ट्रॉन गेन कितने हो जाएंगे 6।
अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो तुम्हें पता ही होगा, इतना तो तुम होशियार हो ही, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, फंडामेंटल पार्टिकल्स का चार्ज मास सब हमने कवर कर रखा है, था ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा जी, 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मल्टीप्लाई करोगे तो 16×6 = 96 होता है, यानी 16 इंटू 6 = 96, 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या कहते हो? देखो है कुछ नहीं, बस तुम्हें कोरिलेट करने आना चाहिए कि भाई मुझे कैसे इस चीज़ को डील करना है ना। 96 AMU दे रखा था, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यही थी कि यहाँ पे समझना था, ये जो दिया था ना AMU, इसका मीनिंग क्लियर करना था कि भाई AMU दिया है मतलब कि क्या हुआ कि एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा है वजन, तो हम यहाँ से एटम कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर है इस चीज़ को, समझ पा रहे हो? ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें ये समझ में आई होगी, है ना। कुछ और क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि आसान है, कर सकते हो, है ना, कोई ऐसा तो है नहीं। आ जाओ नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मैं मिटा देता हूँ इसे। ओके, कुछ अच्छे लेवल के भी सवाल हैं, तुम कर सकते हो, है ना। देखो एक इन्फॉर्मेशनल सवाल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार स्टेट लेवल या स्टेट इंजीनियरिंग लेवल वाले है ना एग्जामिनेशंस में पूछ लिया जाता है। तो मैं सवाल पढ़ता हूँ आपके लिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पॉज करो और आप बना पाओ इस सवाल को, है ना। क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल मास ऑफ ब्लू विट्रॉल। क्या बोल रहा है जी? कैलकुलेट टोटल मास ऑफ ब्लू विट्रॉल विच कंटेन्स, है ना, बोला है। अब ये समझ में आ रहा होगा सर ये ब्लू विट्रॉल क्या है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। विट्रॉल ऐसे क्लास 10 में पढ़ना था, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं अपन थोथा, है ना, वो दिखाता हूँ अभी क्या होता है। सो कैलकुलेट टोटल मास ऑफ ब्लू विट्रॉल विच कंटेन्स, है ना, विच कंटेन्स 180 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोला जा रहा है? कैलकुलेट टोटल मास ऑफ ब्लू विट्रॉल, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, कैलकुलेट टोटल मास ऑफ, है ना, ब्लू विट्रॉल विच कंटेन 180 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। ये सवाल है हमारे पास। तुम थोड़ा सा पहले आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन को डील करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशनल बातें। देखो जब अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं ना तो मोल तो यूज करवाएगा ही भाई, साथ साथ में क्या करेगा, अभी तो मैंने बेसिक लेवल पे सवाल उठा रखा है जिसमें सिर्फ एटम, मोल और मोलिक्यूल की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ ऐसे भी सवाल आगे आएंगे जो मैं इसी प्रकार करवाऊंगा जब कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाएंगे, तो कि जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट को यूज करके सवाल किस तरीके से वो फ्रेम करता है। जैसे यहाँ पे एक टर्म इंसर्ट कर दिया जनरल, अगर हम लोग हमारे पास कोई कंपाउंड होता था, जैसे मान लो, है ना, अमोनिया ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड ले रहा है, तो इनके हमें फार्मूला पते होते हैं कि एक मोलिक्यूल में कितने एटम्स है। अब लिख दिया इसने ब्लू विट्रॉल, तो निपट गए तुम। विट्रॉल हमें पढ़ना है, आगे आने वाले सिलेबस में हम इसको देखेंगे। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे विट्रॉल लिख देता हूँ। जनरली ये 3 हमें तो याद ही होने चाहिए। जैसे एक होता है ब्लू विट्रॉल जो हमारे सवाल में भी दिया हुआ है ना, एक होता है ग्रीन विट्रॉल, ठीक है, और एक होता है वाइट विट्रॉल। ये ब्लू विट्रॉल होता है जो, वो होता है कॉपर का, ठीक है। ग्रीन जो होता है वो होता है आयरन का, है ना, और ये जो वाइट विट्रॉल देख रहे हो ये होता है जिंक का, ठीक है। तो आसान है, कॉपर है ना, कॉपर का अगर विट्रॉल देखें तो ब्लू विट्रॉल होता है, ब्लू कलर होता है बेसिकली इसका। विट्रॉल का मतलब ही होता है कंटेनिंग SO4, है ना। जैसे यहाँ देखो इसका फार्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2, ये देख रहे हो, ये है विट्रॉल, ये है विट्रॉल। किसका विट्रॉल है? कॉपर का है। तो विट्रॉल जो होते हैं ना वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ साथ होते हैं। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्लास 10 में तुम पढ़े होगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या बोलते थे, है ना, वो डॉट वाटर लिखते हैं ना, डॉट H2O, तो जो तुम डॉट करके H2O लिखते हो वही बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो अगर ब्लू विट्रॉल की बात समझी जाए थोड़ी सी कि ब्लू विट्रॉल्स क्या है, तो यहाँ पे दिख रहा है भाई कि CuSO4.5H2। अब बोला है कि इसका कितना मास लें, ब्लू विट्रॉल का कितना मास लें
कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये H2 है, उसमें कितना ग्राम हो जाए, इस टोटल का कितना मास लें कि सिर्फ वाटर का मास 180 ग्राम हो। फिर से, इस पूरे कंपाउंड का कितना मास लें कि जिसमें वाटर सिर्फ 180 ग्राम हो। आ जाओ, अब इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये इसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे। देखो, इस कंपाउंड के आगे में कुछ भी न्यूमेरिकल्स नहीं लिखे हुए हैं, कोई भी न्यूमेरिकल्स मतलब कि कोई भी नंबर्स नहीं लिखा हुआ है ना। तो कोई भी नंबर्स अगर नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब है कि एक है। तो ध्यान से सुनना कि अगर कभी भी कुछ लिखा हुआ डाटा ना मिले तो इसका मतलब क्या होता है, एक है। यानी ये पूरा कंपाउंड का कितना मोल अगर हम माने, 1 मोल। ध्यान से, अगर इस कंपाउंड का हम 1 मोल मानेंगे तो कॉपर भी 1 मोल, सल्फर यहाँ कितना, 1 ही है तो 1 मोल, ऑक्सीजन टोटल कितना हो जाएगा, 4 मोल यहाँ और 5 मोल यहाँ, तो 5 और 4 9 मोल हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ 2 है, 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 मोल। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि देखो, अगर कोई ऐसे है A2 B4 और C2, अगर इसका 1 मोल ले रहे हैं, इसको तुम कॉपी में नोट अलग से कर लेना है ना। अगर 1 मोल ले रहे हैं इस कंपाउंड का और आगे कुछ ना भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि ये 1 मोल है। तो अगर इस कंपाउंड का 1 मोल लेंगे तो उसमें जो A होगा वो कितना होगा, 2 मोल होगा, है ना। B जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा, ठीक है। और C जो होगा वो कितना मोल हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। ऐसे ही हमने डिस्कस किया था कि अगर 1 मोलिक्यूल लेते थे, है ना, अगर इसका सपोज करो कि मैं अगर इसका 1 मोलिक्यूल लूँ तो उसमें A का 2 एटम होगा, B का 4 एटम होगा और C का 2 एटम होगा। तो बस ये डिपेंड करता है कि आप ले क्या रहे हो उस मोलिक्यूल का, है ना। 1 मोल ले रहे हो, 1 मोलिक्यूल ले रहे हो, अरे बात समझ में। तो इसी प्रकार है। तो अगर मैं ये समझूं कि अगर इस पूरे कंपाउंड का, है ना, 1 मोल लूँ तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना मोल दिख रहा है जी, 5 मोल। क्या कहते हो, कॉन्सेप्ट यहीं पे फंसा हुआ है इस सवाल में। आ जाओ चीज़ों को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ये उम्मीद करता हूँ साइड में आप लिख लेना, है ना। तो देखो यार क्या है, सो बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O में कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का 180 ग्राम होना चाहिए। तो टोटल मास कितना होगा इस पूरे कंपाउंड का। तो सोचो कि अगर 1 मोल लेंगे इस पूरे कंपाउंड का, है ना, अगर मैं ये लूँ 1 मोल, है ना, ऑफ क्या, CuSO4.5H2O, है ना। अगर इसका मैं 1 मोल लूँ तो 1 मोल लूँगा तो इसमें SO4 का H2O का कितना मोल है, बोल सकते हो कि इसमें इक्विवेलेंट है 5 मोल ऑफ H2O। क्या ये हम बात लिख सकते हैं कि इस टोटल कंपाउंड का 1 मोल, तो फिर 1 मोल में वाटर का कितना मोल, 5 मोल। और वाटर का अगर 1 मोल लेते हैं तो उसका मास पता है, ऑक्सीजन का 16 और 2 हाइड्रोजन कितना 18। तो 1 मोल में कितना है 18, तो 5 मोल में कितना हो जाएगा बताओ, इक्विवेलेंट टू 18 × 5 90, बोल सकते हैं 90 ग्राम ऑफ H2O। यानी कि अगर हम इस कंपाउंड का 1 मोल लें तो वाटर का हमें कितना ग्राम मिल जाएगा, 90 ग्राम। और बोल रहा है कि 180 ग्राम तुम्हें लेना है। तो तुम क्या इससे दिमाग लगा सकते हो कि अगर 5 मोल लेंगे तो 90 ग्राम आ रहा है, और अगर 5 मोल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो पूरे कंपाउंड का 1 मोल है, तो 180 ग्राम अगर लेना है, सीधी सी बात है, इसको डबल कर दो। तो डबल करो तो मोल भी डबल हो जाएगा। तो अगर ये डबल हो जाएगा तो इधर इसका भी मोल डबल हो जाएगा। यानी पूरी की पूरी राम कहानी इस पे आ गई कि अगर मैं 180 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लेता हूँ, है ना, कितना 180 ग्राम, तो 180 ग्राम में कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का मोल कितना हो जाएगा, 2 मोल। तो मैं इसीलिए क्या कह सकता हूँ कि 2 मोल ऑफ, है ना, सीधे लिख देता हूँ ब्लू विट्रॉल, है ना, ब्लू विट्रॉल कंटेन कितना 180 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन H2O ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देख रहे हो, यानी कि अगर मैं इस पूरे कंपाउंड का 2 मोल लूँ तब हमें दिखेगा कि वाटर कितना है 180 ग्राम है। अगर मैं इस कंपाउंड का 1 मोल लेता तो वाटर 5 मोल यानी कि 90 ग्राम। तो 90 ग्राम में पूरा कंपाउंड का 1 मोल, तो 180 ग्राम में पूरे कंपाउंड का 2 मोल। तो 2 मोल का मास पूछ रहा था, कैलकुलेट टोटल मास। तो 1 मोल का टोटल मास कैसे निकलेगा बताओ, आ जाओ यहाँ पे। 1 मोल का मास कैसे निकलेगा, 1 मोल का कॉपर का मास बताओ, है ना, इसका टोटल मोलिकुलर मास बोल सकते हो ना, कॉपर का मास, सल्फेट का मास, ऑक्सीजन का मास। जैसे यहाँ, है ना, क्या बोलेंगे कि इस टोटल का जो मोलिकुलर मास होगा, है ना, मोलिकुलर मास, उसको किससे गुना कर देंगे, 2 से।
और ये किस यूनिट में आ जाएगा, ग्राम यूनिट में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। कॉपर का मास, सल्फर का मास, ऑक्सीजन का मास, इसके लिए क्या करोगे, H2O है तो 1 मोल था तो 18, 5 है तो 90, तो 90 तो यहीं हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन के लिए 16 × 4 64, और सल्फ़र 16 × 2 कितना हो जाएगा 32, फिर कॉपर 29। इसका मास देख लेना, है ना, राइट नाउ मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, शायद 29। कॉपर का कितना होता है, 29 एटॉमिक नंबर है ना, तो 29 का मास मैंने कुछ लिखवाया था ना, 25 का 55, 26 का 56, है ना। 29 का जो एटॉमिक मास है वो तकरीबन आता है, तो आता है 63.5। ये ऐसा होता है ना, तो आप इसको लिख सकते हो, कैसे कर सकते हो, तो कॉपर का हो जाएगा क्या 63.5, और सल्फेट का कितना, सल्फ़र का 16 दूनी 32, और ऑक्सीजन का 64। देख रहे हो, आ रहे हो, ये ऑक्सीजन का 64, है ना। फिर एक H2O का 18 और 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा 90। तो ये होगा एक मोल का मास हो गया। और कितना मोल है हमारे पास, 2 मोल है, इसको 2 से गुना कर दोगे तो ये आ जाएगा किस में, ग्राम यूनिट में आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, इसे नोट कर लेना। कुछ और भी अच्छे सवाल हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। आसान है यार, कर सकते हो, ऐसा कुछ टफ है नहीं। बेसिक अगर क्लियर हो तो चीज़ें आसानी हो जाती है, वरना अगर नहीं है तो तुम समझ ही रहे हो आगे क्या होने वाला है। क्यों, आओ देखते हैं, कुछ और सवाल है हमारे पास। बोल रहा है ना, ये और बेसिक है, देखो इंटरेस्टिंग है, तुम कर सकते हो। बोल रहा है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 5 ग्राम ऑफ D2O। D2O का तो नाम पहले तुम सुने हो या नहीं सुने हो, मैं बताता हूँ। जैसे H2O बोलते हैं ना, वो नॉर्मल वाटर जो हम लोग पीते हैं, D2O को बोलते हैं हैवी वाटर, है ना। देखो आइसोटॉप्स मैंने डिस्कस किया था, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते थे, याद है क्या क्या, दिस इज 1H1, दिस इज 1H2 एंड दिस इज 1H3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं ट्रेटियम। नेचर में मेनली यही होता है, ये बहुत कम होता है, ये तो रेयर होता है, और वैसे भी ये रेडियो एक्टिव भी होता है ना। क्या होता है, रेडियो एक्टिव, इसकी चर्चा भी नहीं करते हम लोग। D2O क्या होता है, जैसे ये होता है यही है, लेकिन इसके मास में चेंज हो जाते हैं, देख रहे हो ना, 1 से 2, 2 से 3। तो इसको लोग, है ना, वाटर जब बनाना हो तो ये H2O, इसका वाटर D2O, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, हैवी वाटर। क्या बोलते हैं, हैवी वाटर। आ रही बात समझ में, ओके। तो क्वेश्चन से लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, बड़ा छोटा सा है, तुम लिख ही लोगे। बोला है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 5 ग्राम ऑफ D2O। ये सब नरेंद्र अवस्थी के बुक से तुम उठाओगे ना सवाल तो तुरंत मिल जाएंगे, वो लेवल 1 के ही सवाल है ये सब, है ना। बोला है कि D2O के 5 ग्राम अगर मैं कंसिस्ट करूँ, 5 ग्राम ऑफ क्या D2O, तो इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ, क्या पूछ रहा है जी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, है ना। तो मैंने क्या बोला, जब भी ना कुछ समझ में आया तो तुम पहले मोल निकाल लो। कैसे निकलेगा मोल, D2O का, तो गिवन मास को डिवाइड करो इसके मोलिकुलर मास से। अब D2O है, एक D का मास, D क्या होता था 1H2 होता था ना, यानी मास 2 है, तो 2 अगर D है तो कितना देगा 4, और ऑक्सीजन के लिए 16, 16 और 4 20, डिवाइड कर दो, ये क्या दिख गया, दिस इज 1/4 मोल। आ गए, ओके। अब चूंकि ये कंपाउंड है तो चले जाओ मोलिक्यूल्स पे, तो किसे मल्टीप्लाई करोगे, Na से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या हो जाएगा Na/4 मोलिक्यूल्स, है ना। ये मोलिक्यूल्स हो गए। अब मैंने आपको समझाया था, या अगर याद हो तो, कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे बातें करनी हो फिर अपने को, तो हम लोग कैसे बातें कर सकते हैं, है ना। तो एक D, जैसे अगर एक मोलिक्यूल D2O की बात करें, D2O, तो D का क्या हालचाल है, D का हालचाल ये है कि अगर D को हम लिखें तो D इक्विवेलेंट टू H, ये, और ऑक्सीजन कितना 8 और 16। तो यार ये प्रोटॉन है और ये मास है, यानी कि दिस इज इक्वल टू P एंड दिस इज इक्वल टू P प्लस N। तो अगर P प्लस N में से P घटाओगे तो क्या बचेगा N, यानी 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1, यानी कि एक D में न्यूट्रॉन का संख्या कितना है 1, और एक O में न्यूट्रॉन का संख्या कितना दिख रहा है, ये P प्लस N है। मास नंबर क्या होता है P प्लस N, और एटॉमिक नंबर क्या होता है P, तो P प्लस N में से P घटाओगे तो क्या बचेगा N। 16 माइनस 8, दिस विल बी इक्वल टू 8। तो अगर, है ना,
इसमें D 2 है, तो एक मोलिक्यूलर उठाएंगे तो न्यूट्रॉन 2 हो जाएगा ड्यू टू ड्यूटेरियम, और ऑक्सीजन 1 है तो ड्यू टू ऑक्सीजन देयर इज 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ऐड करोगे अगर तो क्या हो जाएगा, 2 न्यूट्रॉन इसकी वजह से और 8 न्यूट्रॉन इसकी वजह से, तो 8 और 2 10, यानी कि D2O के एक मोलिक्यूल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने 10। तो कितना मोलिक्यूल है, इतना है, इसमें गुना कर दो किससे 10 से, क्या हो जाएगा Na है ना 4 × 10, ये क्या हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बेसिक है, करवाया हुआ तो था ही। ओके, कुछ और क्वेश्चन है, मैं उसे उठा लेता हूँ। आ जाओ यार, है ना, क्या लूँ क्वेश्चंस, इधर तो हो ही गए, है ना। एक है ना, एक क्वेश्चंस है उसे देखेंगे हम लोग। हालांकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैंने डिस्कस तो किया नहीं है पिछले लेक्चर्स में, एनटीपी और एसटीपी क्या होता है क्वेश्चन के साथ ही मैं डिस्कस कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा टफ है भी नहीं, तो हम लोग देख भी लेंगे। लिखो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट वेट इन ग्राम। मैं अब क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, टाइम कुछ ज़्यादा हो जाएगा वीडियो लेक्चर में तो दिक्कत होता है फिर उसे, है ना, तो आप कोशिश करें कि सुनकर लिख लें। कैलकुलेट वेट इन ग्राम, है ना, कैलकुलेट वेट इन ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। क्या बोल रहा है, वेट निकालने के लिए ग्राम यूनिट में नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N2 गैस। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, कैलकुलेट वेट इन ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N2 गैस एट STP। आओ देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या पूछा है, वेट पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है ना। ये तीनों पूछा गया है, वेट, मोल, मोलिक्यूल्स। इन्फॉर्मेशन क्या दिया है जी, इन्फॉर्मेशन दिया है, गिवन क्या है 1120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N2 गैस। ये क्वेश्चन खुद में शानदार होने वाला है, क्यों, 2-3 चीज़ों को यूज करने वाला है ना। एक तो वॉल्यूम का क्वांटिटी यूज करने वाला है, यूनिट, है ना। दूसरा, और देखते हैं हम क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। सो बोला है 1120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N2 गैस एट, ये जो टर्म है ना STP, ये देखो जरा समझ लो। तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ STP और NTP क्या होता है शॉर्टकट में, आगे आने वाले क्लास में हम इसका डिस्कशन करने वाले हैं। STP और NTP क्या होता है, अगर बात समझिए थोड़ी सी, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसको बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मीनिंग होता है ना, कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं और प्रेशर 1 ATM ले रहे हैं, है ना। 1 ATM, ये 1 ATM देख रहे हो ना, ATM इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, है ना। 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बोलते हैं अपन ATM, शॉर्ट फॉर्म में ATM, है ना। तो ये कंडीशन जब रहता है ना, तो इसको बोलते हैं कि कोई भी गैस जो है वो STP पे है या NTP पे है, दोनों का मतलब सेम ही है। और ये STP और NTP पे कोई भी गैस तभी होगा जब टेम्परेचर का कंडीशन और प्रेशर का कंडीशन ये होगा। और जब ऐसा कंडीशन होगा तो ये गैस के लिए वैलिड है, ध्यान रहे, किसके लिए, ओनली फॉर गैस, है ना, ओनली फॉर गैस। ये कहा जाता है कि किसी भी गैस का अगर 1 मोल 1 मोल गैस एट STP या फिर NTP कितना कंटेन करता है, तो ये वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ये स्टैंडर्ड है ना, आप इसे ध्यान में ही रखें, ठीक है। 1 मोल ऑफ गैस एट STP एंड NTP विल कंटेन 22.4 लीटर किसी भी गैस के लिए, है ना, देख रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। अब आ जाओ यहाँ पे क्या बोला है। सो तुम्हारे पास दिया हुआ है 1120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N2 गैस एट STP, तो भाई वही है। अगर मैं इस वॉल्यूम को, अच्छा सेंटीमीटर क्यूब इज ए यूनिट ऑफ वॉल्यूम, क्यों, सेंटीमीटर अगर होता तो ये क्या होता, यूनिट ऑफ लेंथ। अगर फिर से सेंटीमीटर में गुना करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर
क्या होता है, एरिया का यूनिट। अगर फिर से सेंटीमीटर से गुना कर दोगे, दिस इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ये लेंथ, और ये लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये एरिया हो गया। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। क्या कहते हो, है ना। तो थोड़ी सी अगर बात समझी जाए, है ना, कि यार ये दे रखा है वॉल्यूम ही है, लेकिन अगर इस वॉल्यूम को कन्वर्ट करना हो तो कैसे समझेंगे, तो मैं तुम्हें पहले थोड़ा सा कन्वर्जन सिखाता हूँ, जरा समझना ध्यान से। कि अगर 1 मीटर लेना हो कभी, तो 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, ये देखो, है ना। और अगर कभी मिलीमीटर में पूछ दे तो मैं लिख देता हूँ, ये क्या होता है, 1000 मिलीमीटर। बट अभी इसका चर्चा हम नहीं कर रहे, बस इसी पे आ जाओ, है ना, बाद में सिखा दूंगा इस चीज़ को, आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले ही हैं। तो यार 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, दोनों तरफ क्यूब कर दो, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ क्या कर दो, क्यूब कर दो। ये लो, तो ये 10 की पावर 2 लिख दे, और ये सेंटीमीटर है, और ये क्या हो जाएगा, क्यूब। तो अगर इसको क्यूब करोगे तो आएगा 1 का क्यूब 1 ही रह जाएगा, और मीटर का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, है ना। 10 की पावर 2 की पावर 3 करोगे, तो ये तो तुम क्लास 10 में पढ़े होगे, 10 की पावर 2 पावर 3, तो ये क्या हो जाता था, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 6। और सेंटीमीटर को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये देखो, अब इससे क्या समझना है हम लोग को, घर में टंकी तो लगा हुआ ही होगा, अरे पानी वाला टंकी, उसमें क्या होता है, कभी देखना गौर से, वो 1000 लीटर का टंकी होता है, उस पर लिखा होता है 1 मीटर क्यूब, और उसमें पानी कितना, है ना, आता है 1000 लीटर। वैसे भी दुकानदार के पास जाकर बोलो कि 1000 का लीटर का टंकी का दाम बताइए, तो तुम कभी टंकी पे गौर से लिखी हुई चीज़ों को देखना, वो लिखा होता है 1 मीटर क्यूब। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि 1 मीटर क्यूब का स्टैंडर्ड मीनिंग है कि वो कितना कंटेन करता है जी, 1 मीटर क्यूब मतलब कि 1000 लीटर, है ना। कितना लीटर, 1000 लीटर। ये देखो, तब ये दोनों एक तरफ सेम है, तो राइट तरफ में ये भी सेम हो जाएंगे, यानी कि ये क्या है, तो मैं इन दोनों को इक्वल कर दूँ, इस दोनों को उठा के, तो क्या हो जाएगा, ये समझना ध्यान से। देखो कि 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, इस 1000 को मैं ऐसे लिख दूँ 10 की पावर 3 लीटर। ये देखो, है ना। तो अगर इसको तुम कट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इससे कट होगा तो क्या हो जाएगा कि 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू वाट, 1 लीटर। ये रिलेशन निकल के आ गया। ऐसे बहुत सारे कन्वर्जन करने होंगे, है ना। तो अब थोड़ी सी बात समझी जाए कि यार ये ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि भाई 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। हमारे पास कितना दिया हुआ था, ये देखो किधर रह गया, क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, 1120 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो लीटर में, आ जाओ। तो लीटर में अगर चेंज करें, है ना, सेकेंड यार, अगर लीटर में चेंज करें, है ना, किस में चेंज करें, लीटर में, तो 1120 को डिवाइड किससे कर दें, 10 की पावर 3 से, यानी कितना, इतना सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। इसलिए 1 में कितना, तो 1 बटा इतना सेंटीमीटर इतना लीटर, और इतने में कितना, तो 1 बटा 10 की पावर 3 इंटू 1120। तो डायरेक्ट 1120 की 10 की पावर 3 यानी 1000 से डिवाइड कर दो, है ना। तो अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा बताओ, ये तो उड़ गया, 100 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 1.12 लीटर आ गया। मिल गए। अब रिलेशन उठा लो, हमें पता है कि किसी भी गैस का 22.4 लीटर लेंगे एनटीपी एसटीपी पे तो 1 मोल। हमारे पास कितना लीटर है, 1.12 लीटर, यानी कि क्या हो गया, मोल निकाल दो N2 का, दिख रहा है कितना मिल जाएगा, मोल ऑफ N2। कैसे निकलेगा, गिवन वॉल्यूम को डिवाइड कर दो इससे, क्योंकि ऐसे बोलेंगे ना 22.4 में 1, तो 1 में कितना, 22.4 लीटर में 1 मोल, तो 1 लीटर में 1 बटा, है ना, 22.4 मोल, इसीलिए 1.12 में कितना, तो क्या हो जाएगा 1, है ना, बटे क्या 22.4, और गुना कर दो किससे, 1.12, तो ये मोल मिल जाएगा। डिवाइड तो कर ही सकते हो, ये उड़ जाएंगे 2 से नीचे, है ना। इसको पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, और इसको पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 10। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा मोल, बताओ। ये 0 से 0 निपट गया, तो ये क्या हो गए 1/20 मोल आ गए। मीनिंग क्या हुआ कि ये जो है ना, ये हमारे ये क्वेश्चंस का हिस्सा नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि हम कन्वर्जन कैसे करते हैं, है ना। ये वॉल्यूम का कन्वर्जन है, मैं सिखाऊंगा आगे जाकर। ये मैंने थोड़ा सा सिर्फ मीटर और सेंटीमीटर में करवाया, आगे बहुत सा करवाने वाला हूँ, है ना, मिलीमीटर, सारे कुछ करने वाले हैं हम लोग। तो ये हो गया। अब इस तरफ क्या है, लीटर में कन्वर्जन मैंने तुम्हें सिखा दिया कि भैया ये मिल गया मुझे मोल, कितना है जी 1/20 मोल। तो पूछा था आपसे क्या, वेट,
तो वेट के लिए क्या करते हैं, हमें तो पता ही है, मोलिकुलर वेट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/20 इंटू क्या होगा, N2 का मोलिकुलर मास कितना होता है बताओ, नाइट्रोजन का मास 14 और ऐड करोगे 14 तो क्या हो जाएगा 28, तो 1/20 इंटू 28 क्या हो जाएंगे बताओ 1.4 ग्राम, यही होगा ना। 2 इंटू 10 कर दोगे तो ये 14, हाँ सही है 1.4 ग्राम। ये कुछ था, देखो इससे कोई मतलब नहीं था, सिर्फ हमें हमारे पास ये यूनिट दिया हुआ 1120 सेंटीमीटर क्यूब, इसको तुम चेंज करो लीटर में तो तुम्हें दिख रहा होगा कि सीधा सीधा गया भैया हमारे पास क्या 1.12 लीटर हो गए। अगर मैं इसको नीचे से पूरा हटा दूँ, ये देखो 1.12 लीटर, और इसको तुम डिवाइड कर दो किससे 22.4 लीटर से, तो सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। कितना आया था ये देखो, आया था ना, नंबर ऑफ मोल निकाले थे ना, ये देखो 1/20 मोल, ये आ गया हमारे पास 1/20 मोल। अब यहाँ से अगर वेट पूछ रहा है तो सीधे सीधे 1/20 मल्टीप्लाई बाई क्या बोलेंगे 1/20 मल्टीप्लाई बाई 28, तो सीधे सीधे क्या आ गया 1.4 ग्राम। ये तब तुम्हें पता चलेगा, इतना इजीली तुम तब कर पाओगे जब यहाँ तुम फ्रीक्वेंटली इजी मूव कर सकते हो, कन्वर्जन में यूनिट के साथ खेल सकते हो, है ना। ये रिलेशंस आपको इजीली पता हो कि दुनिया के किसी भी गैस का, है ना, वो कंडीशन तो कुछ और भी होता है इसमें, बट वो अभी डिस्कस नहीं कर सकते। जिन जनरल स्टेटमेंट हम यही दे दें अभी तो हमारे लिए सही भी होगा कि किसी भी गैस का अगर, है ना, STP और NTP पर अगर 1 मोल लेंगे तो 1 मोल गैस का लेने की मतलब है कि हम उसका कितना वॉल्यूम ले रहे हैं 22.4 लीटर। क्लियर है? ओके, उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी समझ में आया होगा आपको, है ना। जो नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में उसको बोल सकते हो मुझे कि सर इस पोर्शन में प्रॉब्लम रह गया। बाकी कुछ और भी टॉपिक्स हैं रिगार्डिंग विथ मोल कॉन्सेप्ट हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। पढ़ते रहें, मिलता हूँ अगले क्लास में, है ना। थैंक यू।